अकादमी क्लब हैदराबाद का परिचय क्या है और उनका परिचय और इस अद्भुत सफर पर प्रकाश डालने के लिए मैं आवाज दे रही हूँ, आमंत्रित कर रही हूँ प्रवीण प्रणत जी को। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कृपया आए और धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय अहिल्या जी ने अपने संबोधन में परिचय और इंट्रोड्यूस किया है, बहुत कुछ कह दिया है, इसलिए मैं जब परिचय देने जाऊँ तो उसमें दोहराव की संभावना है, वो स्वाभाविक है। जॉन टेलर ने अपनी नज़र में लिखा था, मैं वो हूँ जिसने अपने खून से मौसम खिलाए हैं, न जाने वक्त के कितने ही आलम आजमाए हैं। मेरी तारीफ हूँ और मेरी जाने कितनी फसलें हैं, मेरी कितनी ही फरें हैं, मेरी कितनी ही असलें हैं। फरें कहते हैं ब्रांचेज को, असले रूप। मेरी तारीफ हूँ और मेरी जाने कितनी फसलें हैं, मेरी कितनी ही फरें हैं, मेरी कितनी ही असलें हैं। और आज की यह गोष्ठी एक ऐतिहासिक गोष्ठी है, जहां हम अकादमी क्लब हैदराबाद की स्थापना के 30 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। यह एक ऐसी तारीख है, एक ऐसा आलम है कि न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि देश के स्तर पर भी कम साहित्यिक संस्थाएं होंगी जिन्हें 30 वर्ष पूरे करने का फख्र हासिल है। अकादमी क्लब हैदराबाद की उपलब्धि के बारे में सोचते हुए मुझे राजा बलि और वामन की कहानी याद आई। जब राजा बलि ने इंद्र के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा से सिर्फ 3 पग होने की मांगी। राजा बलि महादानी थे, उन्होंने स्वीकृति दे दी और इसके बाद वामन ने विराट स्वरूप दिखलाते हुए 2 पग में ही पृथ्वी, आकाश, पाताल सब भर दिया। अपने वचन की रक्षा करने के लिए राजा बलि ने तीसरे पग के लिए अपना सर आगे किया और मोक्ष उठा। यहाँ 3 पग संपूर्णता का परिचय है। 3 पग यानी लक्ष्य की प्राप्ति। अकादमी क्लब हैदराबाद की 30 वर्षों की इस यात्रा में यदि हर 10 वर्ष को हम 1 पग मान लें तो अकादमी क्लब हैदराबाद ने भी अपनी 3 पग की साहित्यिक यात्रा शुरू की है। यदि हम इतिहास खंगालें तो पाएंगे कि वही संस्थाएं सफल हुई हैं जिनके पास स्पष्ट लक्ष्य और दूरदर्शिता। अकादमी क्लब हैदराबाद की शुरुआत ने बताया 1994 में, और ऐसा नहीं था कि उस समय हैदराबाद के साहित्यिक जगत में कोई बहुत बड़ी रिक्तता। यदि हिंदी पत्रिका की बात करें तो कल्पना ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रतिष्ठा अर्जित कर ली। अन्य पत्रिकाओं या हिंदी अखबारों की बात करें तो दक्षिण भारती, आर्यभानु, संगम, श्रवंती, अजंता, वैदिक आदर्श, स्वतंत्र वार्ता आदि सभी ने बहुत उल्लेखनीय कार्य किए। आदरणीय वेणुगोपाल भट्टर जी की अगुवाई में कवि सम्मेलनों का आयोजन शहर में लगातार हो ही रहा था। नेपाल की वर्मा एक साहित्यिक संस्था चला ही रहे थे। ऐसे में 1994 में हैदराबाद में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। विख्यात साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी अकादमी पत्रिका के संपादक थे और साथ ही ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के भी कर्ता थे। मई में ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का 22वां अधिवेशन हैदराबाद में हुआ और डॉक्टर अहिल्या मिश्र हैदराबाद चैप्टर की सदस्यता थी। डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी जो अब तक देश विदेश में अकादमी क्लब की 380 से भी ज़्यादा शाखाएं स्थापित कर चुके थे, हैदराबाद के साहित्यिक माहौल को देखते हुए उन्होंने डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी से हैदराबाद में भी अकादमी क्लब की शुरुआत करने का आग्रह किया और इस तरह 2 जून 1994 को अकादमी क्लब हैदराबाद की पहली बैठक हुई। हिंदी विचार सभा में आयोजित इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी, D.N. सिंघार, डॉक्टर सरोजनी प्रीतम
जैसे साहित्यकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। कादम्बरी क्लब हैदराबाद की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों में स्थानीय साहित्यकारों को प्रोत्साहन देना, रचनाओं पर विचार विमर्श, उत्कृष्ट रचनाओं का कादम्बरी पत्रिका में प्रकाशन, कादम्बरी पत्रिका का प्रचार प्रसार रहा। उस समय सरिता जी ने अभी बताया, अधिकतर कवि गोष्ठी शाम में शुरू होती थी और देर रात में चलती थी। एक महिला होने की वजह से देर रात में घर लौटने की परेशानी से डॉक्टर मिश्र भली भांति परिचित थी। उन्होंने कादम्बरी क्लब की गोष्ठी ऐसे समय पर रखी जिससे अधिकतर महिलाएं बेहिचक इसमें शामिल हो सकें। उन्होंने गोष्ठी की निरंतरता और महिलाओं की उपस्थिति पर विशेष बल दिया। कई लोगों ने कटाक्ष किया कि कादम्बरी क्लब हैदराबाद में सिर्फ महिलाओं की संस्था है, लेकिन डॉक्टर मिश्र ने इसे ही अपना मजबूत पक्ष बनाया और आज 30 वर्षों के बाद भी इस परिवार में महिलाओं की सहभागिता पुरुषों से अधिक है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों को उपेक्षित किया गया या उन्हें कम सम्मान दिया गया, लेकिन महिलाओं को इस परिवार में इस तरह का सुरक्षित साहित्यिक माहौल मिला, उससे उनकी सहभागिता निरंतर बनी रही। पहले दशक में कादम्बरी क्लब हैदराबाद ने तमाम विषम परिस्थितियों के बीच अपनी गतिविधियों की निरंतरता बनाए रखी। क्लब में चयनित रचनाएं कादम्बरी पत्रिका में प्रकाशित होती रही। 1996 में 18 महिला कहानीकारों की कहानियों का संकलन संकल्पों के शाये नाम से कादम्बरी क्लब हैदराबाद में प्रकाशित करवाया। व्यक्तिगत तौर पर कई साहित्यकार विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं, लेकिन कादम्बरी क्लब हैदराबाद के सदस्यों ने यहाँ से गोवा तक की यात्रा की और वहाँ कई साहित्यिक आयोजनों में भाग लिया। दूरदर्शन और रेडियो से भी कादम्बरी क्लब हैदराबाद के कार्यक्रम प्रसारित किए गए। क्लब के सदस्यों ने कई वन विहार और अन्य भ्रमण के कार्यक्रम आयोजित किए। न जाने कितनी ही पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, साहित्यिक रचनाओं पर विचार विमर्श किए, स्थानीय रचनाकारों की रचनाओं को प्रकाशन में सहयोग मिले। इसलिए डॉक्टर मिश्र ने पुष्पक नाम से साहित्यिक पत्रिका की शुरुआत की। हिंदी प्रचार सभा में आरंभ हुई इस संस्था को लंबे समय तक हिंदी प्रचार सभा और नवजीवन महिला मंडल का साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु सहयोग मिला। पहले दशक के अंत तक, यानी पहले वर्ग की यात्रा के बाद, डॉक्टर मिश्र ने जो नाजुक साहित्यिक बेल लगाई थी वह एक वट वृक्ष में परिणत हो चुकी थी। दूसरे पद की यात्रा में, यानी दूसरे दशक में, कादम्बरी क्लब हैदराबाद ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की, जहाँ कई साहित्यिक संस्थाएं आपसी कलह, गुटबाजी और निरंतरता के अभाव से जूझ रही थी। कादम्बरी क्लब ने अपनी शुचिता, समानता का व्यवहार, सौहार्दपूर्ण वातावरण और गोष्ठियों की निरंतरता से साहित्य प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट किया। किसी भी साहित्यिक आयोजन के लिए कादम्बरी क्लब हैदराबाद पहली पसंद बना। देश भर से आने वाले चर्चित साहित्यकारों ने कादम्बरी क्लब हैदराबाद में वट वृक्ष की छांव में साहित्यिक सुख का अनुभव किया और क्लब ने भी उनका सम्मान किया। क्लब से जुड़े कई साहित्यकारों का इस दौर में साहित्यिक कृतियों का प्रकाशन हुआ, जिससे उनकी और क्लब की प्रतिष्ठा बढ़ी। क्लब से लगातार नए लोग जुड़ते रहे, नए सुझाव आते रहे और क्लब ने लगातार अपनी गोष्ठियों में विषय की नवीनता, प्रासंगिकता और रोचकता को बनाए रखा, जिससे यह वट वृक्ष उत्तरोत्तर और मजबूत हुआ। वामन की तीसरे पद की यात्रा सबसे चुनौतीपूर्ण रही। राजा बलि को भी अपना सर आगे करना पड़ा। क्लब की तीसरे पद की यात्रा भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं रही। यही वह दौर रहा जिसमें से हम में से ज्यादातर युवा लोग इस संस्था से जुड़े। इस दौर को क्लब के लिए परिवर्तन का दौर भी कहा जा सकता है। हम उन संस्थाओं में रहे जिन्होंने अपनी उपस्थिति सोशल मीडिया पर सबसे पहले दर्ज की। यूट्यूब, फेसबुक, ब्लॉग आदि पर हमारी सशक्त उपस्थिति बनी। राष्ट्रीय स्तर पर इस उपस्थिति ने हमें एक व्यापक पहचान दिलाई। हमने अपने कार्यक्रम में भी निरंतर बदलाव किए। सदन के समक्ष साहित्यकार अपनी तरह का एक विशेष कार्यक्रम रहा, जिसमें हमने
ख्याति प्राप्त साहित्यकारों को अपनी गोष्ठी में आमंत्रित किया और उनके साथ वार्तालाप किया। इस करीब हमने कुमार अंबुज, लालटू और सिन्हा, शिवशंकर अवस्थी जैसे साहित्यकारों को आमंत्रित किया। हमारे रजत जयंती समारोह में गोवा की तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा ने अपनी न सिर्फ उपस्थिति दर्ज करवाई बल्कि क्लब द्वारा प्रकाशित स्मारिका के लिए उन्होंने अपनी कहानी लिखी थी। तकनीक से हमारे लगाव की वजह से ही जब कोरोना महामारी फैली और लगा कि जीवन यात्रा जैसे रुक सी गई हो, कादम्बी क्लब हैदराबाद की गोष्ठी निर्बाध चलती रही। हमारे सदस्यों ने भी जिस तत्परता से फोन के माध्यम से गोष्ठी से जुड़ना सीख लिया वह उल्लेखनीय है। हमारी गोष्ठी ऑनलाइन होने की वजह से हम देश विदेश के प्रख्यात साहित्यकारों से जुड़ सके, उन्हें अपनी गोष्ठी में आमंत्रित कर सके और उनके वक्तव्यों से लाभान्वित हो सके। निराशा के उस दौर में हर महीने गोष्ठी में भाग लेना और सभी सदस्यों को ऑनलाइन देखना बहुत ही दुखद अनुभूति थी। प्रथम सत्र के विषय में भी हमने निरंतर विभिन्नता बनाए रखी, जिससे कार्यक्रम की उत्सुकता बनी रहे और कार्यक्रम ज्ञानवर्धक हो। गैर हिंदी और हिंदी भाषाओं में लिखने वाले साहित्यकारों पर हमने लंबी श्रृंखला चलाई। यदि उस श्रृंखला के सभी वक्तव्यों को पुस्तकाकार प्रकाशित किया जा सके तो यह एक दुर्लभ किताब बनेगी। कादम्बी क्लब हैदराबाद में रचनात्मक और सक्रिय योगदान के लिए विगत वर्ष से हमने कादम्बी क्लब हैदराबाद साहित्य गौरव सम्मान की शुरुआत की और हमें प्रसन्नता है कि श्री चंद्र प्रकाश दायवा ने इस पुरस्कार के पहले ग्रहीता बने। इस तीसरे पद की यात्रा में हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह की गोष्ठियों का आयोजन किया और हर बार साहित्यिक गुणवत्ता की दृष्टि से, कार्यक्रम की भव्यता की दृष्टि से या सदस्यों की सहभागिता की दृष्टि से एक नई और बड़ी तकलीफ थी। वर्तमान में कादम्बी क्लब हैदराबाद से जुड़े होना हमारे लिए तो गर्व की बात है ही, हम जिन्हें आमंत्रित करते हैं उन्हें भी इस चर्चित, प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण संस्था में अपनी भागीदारी दिखाना अच्छा लगता है। इस दशक में हमने पुष्पक पत्रिका में भी कई गुणात्मक परिवर्तन किए। पत्रिका का नाम पुष्पक से पुष्पक साहित्य भी हुआ और इसके साथ ही पत्रिका एक नए आवरण, नई भूमिका और नए विचारों के साथ सामने आई। आज इस पत्रिका में प्रकाशित होना लेखकों, कवियों के लिए गर्व का विषय है। कादम्बी क्लब हैदराबाद के सदस्यों की रचनाओं को हमने हमेशा इस पत्रिका में प्राथमिकता दी है। वामन की यात्रा 3 पद के बाद समाप्त हो गई थी, लेकिन हमारी यात्रा का यह पूर्ण विराम नहीं। सवाल उठ सकता है कि यदि 3 पद संपूर्णता है तब इसके बाद और क्या? कादम्बी क्लब हैदराबाद जिसने हमेशा वक्त के साथ अपने आप को ढाला है, परिवर्तित किया है, यहाँ से आगे हम अपने लिए नई जमीन बनाएंगे जिस पर आगे रखे जाने वाले पद रखे जाएंगे। हमारी निरंतरता, आप सभी सदस्यों का सहयोग और हमारी अध्यक्षा डॉक्टर रंजना मिश्र का नेतृत्व हमें आने वाले कई वर्षों, दशकों तक पग रखने के लिए जमीन मुहैया करवाता रहेगा। इतनी लंबी यात्रा में जहाँ इतने महत्वपूर्ण पड़ाव हमने पार किए हैं, कुछ विघ्न संतोषी लोग भी हमें कदम कदम पर मिले, लेकिन हमारी विशेषता रही कि हमने इनकी बातों को सुना। जहाँ हमें किसी सुधार की आवश्यकता लगी हमने किया, लेकिन इससे ज्यादा तवज्जो हमने उन्हें नहीं किया। हमारा ध्येय हमेशा साहित्य सेवा और क्लब की बेहतरी के लिए कार्य करना रहा और आज भी इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अहिल्या जी ने कहा, का उन्होंने शेर किया था, मैं अकेला ही चला था, जाने के मंजिल बगैर लोग आते गए और कारवां बंधा गया। कादम्बी क्लब हैदराबाद के संबंध में यह 100% सही है। मैं एक बार पुनः इस 30 वर्ष की गौरवशाली साहित्यिक यात्रा के लिए कादम्बी क्लब हैदराबाद से जुड़े सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ और डॉक्टर अहिल्या मिश्र को यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों की तरफ से यह भरोसा दिलाता हूँ, इस यात्रा की निरंतरता में कोई कमी, कोई बाधा नहीं आएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद